दोस्तों अब से 6 महीने पहले हुआ कुछ ऐसा कि एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और गड्ढे खुदे रखे हैं पूरी रोड पे जहाँ कहीं भी मैं रहता हूँ। 6-6 फीट गड्ढे सीवेज पाइप के और उनको ढक के नहीं रखा हुआ है और स्ट्रीट लाइट भी काम नहीं करती। तो सबसे पहले थैंक्स टू और लोकल गवर्नमेंट, उन लोगों ने हमको ये सीखने में मदद करी कि भाई सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और एक के बाद एक गड्ढे खोद के रखे हैं जिससे कि कोई एक गड्ढे में ना गिरे तो दूसरे में तो गिर ही जाए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रोकन बोन की। तो ऑब्वियसली अब 6 महीने हो चुके हैं, तो मैंने जो अच्छी चीज़ें करी इस पूरे ड्यूरेशन में और जो गलत चीज़ें करी उन सबको मैं शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। ऑफ कोर्स ये कोई मेडिकल फोरम नहीं है। अगर आप इस तरह की किसी कंडीशन से गुजर रहे हो तो पहला कंसल्टेशन आपको डॉक्टर से लेना है। ये वीडियो सिर्फ मैं नॉलेज शेयरिंग के पर्पज़ से बना रहा हूँ, और अगर मेरा कोई भाई इस तरह की कंडीशन से गुजर रहा है तो उसको थोड़ा सा मोरल सपोर्ट मिल जाएगा। और जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो पहली चीज़ ये है कि आपको एक टक करके आवाज़ सुनाई देगी। अब वो आवाज़ एक्सटर्नल आवाज़ होती है जो कान के थ्रू दिमाग तक जाती है, या फिर वो आवाज़ इंटरनली मन से क्रिएटेड होती है जो ऑटोमेटिकली दिमाग में प्रोसेस होती है। पर आपको ऐसा तो फील हो ही जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है, जो कुछ ब्रेक हुआ है बॉडी के अंदर, और ऐसा कुछ हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। पर सीधी सी बात है, अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपको भी पता है, ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएगा बंदा। तो डॉक्टर लोग डायग्नोसिस कर आके यूजुअली प्लास्टर का ट्रीटमेंट मिलता ही है हर इंसान को। तो मेरे साथ भी वही हुआ और इमेज में आप देख सकते हैं। और प्लास्टर का हिसाब ये है कि पेशेंट की एज और उसकी फ़िज़िकल कंडीशन पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितने दिन के प्लास्टर के लिए आपको बोलेगा। जो बोन डेंसिटी होती है वो बहुत मैटर करती है इस मामले में। तो मेरे लिए जो बोला गया था, एक तो, और दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली छोटी हड्डी जल्दी रिकवर होगी और बड़ी हड्डी थोड़ा टाइम लेगी। तो मुझे बोला गया था कि 28 डेज़ प्लास्टर रखना पड़ेगा। और डॉक्टर से मुझे 2 टाइप के सप्लीमेंट ओवरऑल मिले थे। पहली थी पेन किलर और दूसरी थी कैल्शियम का सप्लीमेंट टेबलेट जिसमें विटामिन ओ वगैरह भी थे। और डॉक्टर ने मुझे खुद बोला था कि मेरे लिए ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल है। तो मैंने पेन किलर्स थोड़े से कम लिए, और मेरा ये फंडा है पेन के मामले में कि अगर थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो उसको टॉलरेट कर लेता हूँ, क्योंकि पेन अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के थ्रू मेंटेन होता है। और जहाँ कहीं भी आपको पेन हो रहा है उसका सीधा सा मतलब ये है कि बॉडी का वो हिस्सा वीक है और आप उसको ज़्यादा प्रेशराइज ना करें उस टाइम पे, और उसके स्ट्रेंथ के लिए काम करें। तो पेन होना एक तरह से अच्छी बात है, वो अपन को ये सिग्नल देता रहता है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो पता लगते रहना चाहिए दिमाग में। तो इसलिए मैंने पेन किलर्स थोड़े से कम लिए, और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स मैंने जो मेरे को मिले थे वो मैंने पूरे कंज्यूम किए। और साथ ही साथ मैंने एक बहुत अच्छी डाइट मेंटेन करी, और वो मैं बताता हूँ आपको, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सारी हरी सब्जियां वगैरह और फ्रूट्स वगैरह मैंने जम के खाएं, और जो कुछ भी कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं, स्प्राउट्स वगैरह, उनको भी मैंने अच्छे से लिया है। प्लास्टर के बाद भी स्वेलिंग बनी रहती है और वो कंटिन्यू करती है काफ़ी लंबे टाइम तक, एटलीस्ट 1 वीक या 2 वीक तक वो कंटिन्यू करती है। और लगभग 10 दिन के बाद मुझे इचिंग भी शुरू हो गई, और डिस्कम्फर्ट तो ऑब्वियसली था ही, क्योंकि पैर एक जगह जम के रख दिया और उसके बाद उसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो मूवमेंट के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट दिमाग के अंदर हो जाता है, नॉट पेन वाइज बट डिस्कम्फर्ट। अड़चन ऐसी लगती है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि आंखों से आंसू ही निकल जाएंगे आपके, इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है उस टाइम पे। पर आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा, और आपको उस टाइम पे किसी तरह से एडजस्ट कर लेना चाहिए अपने खुद के बेटरमेंट के लिए। और उस टाइम पे एक और चीज़ ये ध्यान रखने की है कि जैसे भी तरीके से आपको डॉक्टर ने बताया है अपने ब्रोकन बोन को मेंटेन करने को, रखने को तरीके से, उसी पोस्चर में उस चीज़ को रखना है। क्योंकि अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो आपको आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। कई बार बोन, अगर मेरा तो खैर हेयर लाइन फ्रैक्चर था तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हुआ नहीं, पर अगर ब्रोकन बोन है और अगर गलत तरीके से जुड़ गई आपकी बोन गलत पोस्चर में रहने की वजह से, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक लाइफ में इस चीज़ से स्ट्रगल करना पड़ेगा। कई लोगों को के लिए ये फिर एक परमानेंट चेंज बन जाता है, फिर वो ब्रोकन बोन के साथ ही उनको अपनी आगे की लाइफ काटनी पड़ती है। तो इस केस में भले ही कितना भी पेन हो या कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपके लिए सही क्या है। 20 दिन के बाद इतना ज़्यादा वो मेरे दिमाग का डिस्कम्फर्ट इतना बढ़ गया
कि मैं बिल्कुल अनटॉलरेबल कंडीशन में आ गया। फिर मेरे को लगा कि एक बार फिर से डॉक्टर को विज़िट कर लेता हूँ और अपना प्लास्टर कटवा लेता हूँ, थोड़ी सी ब्रीदिंग की स्पेस मिल जाएगी, इस पैर को थोड़ा सा हिला लूँगा और उसके बाद फिर से नया प्लास्टर लगवा दूँगा। पर फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कंटिन्यू चलने दो। और उसके बाद फिर से डिस्कम्फर्ट आया 23वें दिन, दोबारा बहुत ज़्यादा हुआ। फिर 2 दिन तो जैसे तैसे मैंने मैनेज किया, 3 दिन सॉरी। फिर मैंने टोटल 28 डेज़ जो डॉक्टर ने बोला था वो कवरेज नहीं दिया। मैंने एक्चुअली 26 या 27 डे अपने प्लास्टर की कटिंग करवा ली डॉक्टर से पूछ के। फिर उसके बाद उन्होंने चेकअप किया, हाथ से दबा के मेरे पैर को देखा जिस जगह भी फ्रैक्चर हुआ था, और उनको सेटिस्फाइड रिज़ल्ट मिले। तो उन्होंने बोला कि अभी कोई मसाज वगैरह नहीं करनी और धीरे धीरे वर्कआउट शुरू करो इस पैर का और पैर चलाते रहना करके। तो शुरू में तो ऐसा हुआ, जब प्लास्टर कटा उसके बाद भी पैर की फ्रीडम आ नहीं पाई। पैर एक्चुअली पूरी तरीके से जाम हो चुका था और उसको चलाने की भी फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ी। और जिस तरह से पैर चलता था उसको भी थोड़ा सा दिमाग की जो मसल मेमोरी होती है वो भूल चुकी थी। तो वहाँ पे एक नया स्ट्रगल शुरू हो गया। तो वो सारी क्लिपिंग्स मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं हर दिन थोड़ा वर्कआउट बढ़ाता गया। और ऐसा होता है कि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको पेन भी हो जाता है। तो किसी दिन मैंने ब्रेक भी दिया, वो इस रीज़न से कि जब पेन हो रहा है तो उसके बाद अगले दिन का ना तो वर्कआउट ठीक से होता है और ना आप के दिमाग में हिम्मत पड़ेगी कि आप कर पाओ। तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली रेस्ट दे देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है तो एक लंबा टाइम आप घर के अंदर बिताने वाले हो या इतने ज़्यादा मोबाइल नहीं रहोगे जितने आप रेगुलर लाइफ में रहते हो, थोड़ी सी आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है और आपके आसपास के लोगों को भी ये बात पता रहती है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि वो भी सपोर्ट करते हैं आपको। तो ये टाइम ऐसा है कि आप इस टाइम का दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो लाइफ की, जो आपने पहले कभी नहीं की। जैसे कि मुझे गिटार का शौक़ था, तो मैंने उस टाइम पे एक जगह फ्री बैठे बैठे क्या करें, अब दर्द की वजह से ना तो खुद का कोई काम ठीक से हो पाता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मैं म्यूज़िक में इन्वॉल्व हो गया और मेरे दूसरे जो शौक़ थे उनको मैंने थोड़ा पूरा करने की कोशिश की। तो आप इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आप लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थी, जो आपका डेडिकेटेडली कुछ टाइम मांग रही थी और आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, उन सब चीज़ों को आप डेफिनेटली टाइम दे सकते हो। और इस सब इंसिडेंट के होने के बाद और इतना सब टाइम वेस्ट करने के बाद मैंने एक और चीज़ सीखी लाइफ में कि लाइफ में फ़िटनेस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो आप जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखना आप अपनी ज़िंदगी की टॉप प्रायोरिटी रखो। आप अपने उस चीज़ को आप अपने काम से ऊपर रखो, उस चीज़ को आप अपने रिलेशनशिप्स से ऊपर रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप दूसरों के लिए करते हो। रिलेशनशिप में भी आप दूसरों के लिए कंज्यूम होते हो, काम आप ऑफ कोर्स खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए करते हो, लेकिन फ़िटनेस जो है वो आप अपने आप के लिए करते हो। तो इसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी बनाओ जितनी कि आपकी खुद की लाइफ है, क्योंकि एक तरह से फ़िटनेस लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है और फ़िटनेस ही लाइफ है। तो इस चीज़ को समझ में आने के लिए मुझे एक टूटी हड्डी और एटलीस्ट 6 महीने लगे, और यही पूरी इस वीडियो का निचोड़ है और यही पूरी मेरी बात का निचोड़ है। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको ये मैसेज समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपना कमेंट्स क्वेरी बॉक्स में डालिए मज़े से। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और हो सकता है कोई और ये वीडियो देख रहा हो उसकी भी इस चीज़ से मदद हो जाए आपके कमेंट के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं बाकी ना रहा हो।